नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी वर्स क्लास 10th में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक प्यारा सा टॉपिक हिंदी गद्य व पद्य साहित्य का इतिहास। तो इसके अंतर्गत आज हम आपको पढ़ाएंगे शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, रीतिकाल अथवा आधुनिक काल। ये कक्षा 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये आप नहीं पढ़ोगे तो आपके बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर कर सकते हो। ये 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर के हुए बोर्ड पर चलते हैं और अपने प्यारे इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले हम लिखते हैं हिंदी गद्य साहित्य। जो हिंदी गद्य साहित्य, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। तो आपको इसको ध्यान से समझना है और फिर कॉपी पे नोट्स भी करना है, इसके नोट्स भी बनाने हैं। तो इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में कैसे? तो पहला है शुक्ल युग, पहला कौन सा है? शुक्ल युग। और दूसरा है शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग। तो हम हेडिंग डालते हैं शुक्ल युग। तो इसकी समय सीमा, सबसे पहले एमसीक्यू में ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि शुक्ल युग की समय सीमा क्या होगी। तो इसको आपको आंखें खोलकर ध्यान से देख लेना है और कान खोल कर सुनना है कि शुक्ल युग की जो समय सीमा होती है वो होती है 1919 ईस्वी से सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, 1919 से 38 ईस्वी तक। और इसका नाम कैसे पड़ा? तो हम लिखेंगे स्टार बनाकर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के महत्वपूर्ण योगदान के कारण, महत्वपूर्ण योगदान के कारण इसका नाम, इस युग का नाम, कारण इस युग का नाम शुक्ल युग पड़ा। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि इस युग का नाम किसके नाम पर पड़ा। तो आप ऐसे जल्दी से बता सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर इस युग का नाम शुक्ल युग पड़ा। तो ये इतना टॉपिक क्लियर हो गया। फिर ये पूछता है अन्य नाम, इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो पहले हम लिखेंगे अन्य नाम। तो अन्य नाम के अंतर्गत पहले आता है प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग। फिर प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, प्रसाद युग और छायावाद युग, छायावाद। ये तीन नाम हैं जो इसके अन्य नाम हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो इसके तीनों नाम हो गए, प्रेमचंद युग, प्रसाद युग, छायावाद युग। फिर पूछता है इसके महत्वपूर्ण निबंधकार कौन से हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे महत्वपूर्ण निबंधकार। तो जो इसके महत्वपूर्ण निबंधकार थे, तो इसके अंतर्गत आते हैं बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। फिर बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास। फिर आते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत। फिर आते हैं जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद। फिर आते हैं सूर्यकांत इधर नीचे लिख देते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आप शॉर्टकट में निराला भी लिख सकते हैं अगर आपको याद रहे। तो ये हो गया शुक्ल युग। तो शुक्ल युग के अंतर्गत जो भी था वो हमने आपको बता दिया। तो क्या क्या पढ़ा आपने? शुक्ल युग की समय सीमा 1919 से 1938 ईस्वी। फिर इसका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इसका नाम शुक्ल युग पड़ा। फिर अन्य नाम प्रेमचंद युग, प्रसाद युग, छायावाद युग। फिर महत्वपूर्ण जो निबंधकार थे तो उनके नाम हो गए बाबू गुलाब राय, बाबू श्याम सुंदर दास, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये इतना टॉपिक शुक्ल युग के अंतर्गत था, वो क्लियर होगा। फिर आगे चलते हैं शुक्लोत्तर युग। तो शुक्लोत्तर युग में हम जब आएंगे तो क्या इसी में कर लिया जाए? चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं।
ओके। फिर हेडिंग डालते हैं शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग। तो अब बात करते हैं शुक्लोत्तर युग के समय सीमा की। तो इसकी समय सीमा जो होती है, समय सीमा 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, इनकी समय सीमा हो गई। फिर इसके अंतर्गत नाम लिखे जाएंगे कि शुक्ल युगीन महत्वपूर्ण लेखकों के नाम। तो क्या लिखेंगे? शुक्लोत्तर युगीन। तो हम मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं, तो लिखते हैं शुक्लोत्तर, शुक्लोत्तर युगीन महत्वपूर्ण लेखकों के नाम। तो फिर हम इनके नाम लिखते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर हैं भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। फिर हैं जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार। उसके बाद आते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर। ये दिनकर को हरदम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करके लिखना, तो रामधारी सिंह दिनकर। फिर इसके बाद आते हैं यशपाल, यशपाल। इनकी एक रचना है झूठा सच, यशपाल जी की। तो आप इसको एक ट्रिक से याद करते हैं कर सकते हैं, जोनी जोनी यशपापा, तो यशपापा से यशपाल। तो ये हो गया शुक्लोत्तर युग। तो हमने शुक्लोत्तर युग की समय सीमा की बात कर ली, जो थी 1938 से 1947 ईस्वी। पर हो गए शुक्लोत्तर युगीन महत्वपूर्ण लेखकों के नाम, जो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, भगवती चरण वर्मा और जैनेन्द्र कुमार और रामधारी सिंह दिनकर जी और यशपाल। तो इतना टॉपिक क्लियर होगा जो हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग था। ये तो हमारा टॉपिक क्लियर होगा। फिर हम आगे चलते हैं पद्य साहित्य के अंतर्गत। इसको रफ कर देते हैं। फिर आते हैं पद्य साहित्य में। पद्य साहित्य में हमको कक्षा 10 के लिए बस रीतिकाल और आधुनिक काल, ये 2 ही काल पढ़ने हैं। होते तो ये पद्य साहित्य में 4 हैं, एक होता है पूर्व मध्य काल, एक होता है वीर गाथा काल। तो हमको बस केवल रीतिकाल और आधुनिक काल, बस ये 2 काल पढ़ने हैं। तो हम हेडिंग डालते हैं रीतिकाल, रीतिकाल। रीतिकाल, तो रीतिकाल की समयावधि जो है, समयावधि यानी समय सीमा जो है, तो हम लिखते हैं समय सीमा। रीतिकाल की जो समय सीमा है वो है 1643 ईस्वी से 1643 ईस्वी से 1848 ईस्वी, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। ओके। फिर इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 भाग? अलंकार काल, श्रृंगार काल और कला काल। कौन कौन से? अलंकार काल, श्रृंगार काल और कला काल। तो हम चलते हैं, लिखते हैं। तो पहला क्या है? अलंकार काल, अलंकार काल। फिर आता है श्रृंगार काल, फिर आता है कला काल, कला काल। तो ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि आपको ऐसे पूछ देगा कि आप बताइए श्रृंगार काल नाम किसने दिया। तो आपको बताना होगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो हम आपको बताते हैं किसको किसने नाम दिया। तो अलंकार काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने। आप लोग सोचोगे मिश्र बंधु कौन थे, तो आपको अभी बताते हैं मिश्र बंधु कौन थे। वीडियो के अंत में बताएंगे कि मिश्र बंधु कौन थे, मिश्र बंधुओं ने। फिर श्रृंगार काल का, तो श्रृंगार काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा दिया गया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। फिर कलाकाल, कलाकाल नाम रमाशंकर शुक्ल रसाल जी के द्वारा दिया गया, रमाशंकर शुक्ल रसाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल। फिर क्या लिखना है? रीतिकाल की 3 धाराएं स्वीकार की गई हैं। रीतिकाल की 3 धाराएं स्वीकार
की गई हैं। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो नंबर 1 पे आती है रीति सिद्ध, रीति सिद्ध, फिर रीति मुक्त, फिर रीतिबद्ध, रीतिबद्ध। तो पूछ देगा कि रीति सिद्ध के अंतर्गत कौन से कवियों का नाम आता है। तो रीति सिद्ध के अंतर्गत सबसे जो प्रसिद्ध कवि हैं उनका नाम है बिहारी लाल। तो रीति सिद्ध के सबसे प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल जी को माना जाता है। तो बिहारी लाल, इनको आप शॉर्ट नोट्स में बना सकते हैं क्योंकि जो बुक में दिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा भर भर के बहुत ज़्यादा डिटेल दिया हुआ है, तो उसका जो सारा निचोड़ है उसको हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है। इससे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं और अपने 10 नंबर की पूरी तैयारी कर सकते हैं और अपने नंबर पा सकते हैं। तो रीति सिद्ध के अंतर्गत आता है बिहारी लाल। फिर रीति मुक्त के अंतर्गत कवियों का नाम आता है, बस इसमें यही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिर रीति मुक्त में घनानंद, आलम, बोधा, घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, ये 4 कवियों का नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना गया है रीति मुक्त के अंतर्गत। फिर रीतिबद्ध, रीतिबद्ध में मतिराम, देव, ग्वाल, केशवदास, भिखारीदास। तो इनके नाम लिख देते हैं मतिराम, देव, ग्वाल, केशवदास और भिखारीदास, भिखारी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया रीतिकाल। तो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या रीतिकाल के अंतर्गत पढ़ा। तो आपको देखना है क्या क्या पढ़ा। रीतिकाल के अंतर्गत हमने सबसे पहले इसकी समय सीमा देखी जो 1643 से 1843 ईस्वी थी। फिर इसके बाद हमने पढ़ा इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, अलंकार काल, श्रृंगार काल और कला काल। तो अलंकार काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने दिया। श्रृंगार काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया। कला काल नाम रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया। फिर रीतिकाल की 3 धाराएं स्वीकार की गई हैं। कौन कौन सी धाराएं? रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध। रीति सिद्ध के अंतर्गत सबसे प्रसिद्ध कवि जो हैं वो बिहारी लाल हैं। फिर रीति मुक्त के अंतर्गत घनानंद, आलम और बोधा और ठाकुर हैं। फिर रीतिबद्ध के अंतर्गत मतिराम, देव, ग्वाल, केशवदास और भिखारीदास हैं। तो ये हमारा रीतिकाल का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। फिर हम आगे चलते हैं आधुनिक काल की ओर। तो हम इसमें एक सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं कि ये मिश्र बंधु कौन थे। इसी पेज में खाली जगह पड़ी है तो यहीं देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो लिखेंगे प्रश्न, मिश्र बंधु कौन? अगर आपको ऐसे याद रहे तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, नहीं आप इसको कहीं कॉपी में साइड में नोट कर सकते हैं। तो मिश्र बंधु कौन थे तो हम उत्तर में लिखेंगे गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, और सुखदेव बिहारी, सुखदेव बिहारी। ये 3 भाई थे जो मिलकर रचनाएं करते थे। ये 3 भाई थे जो मिलकर रचनाएं करते थे, इसी कारण इसे मिश्र बंधुओं कहा गया। कौन कौन? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र नाम के 3 भाई थे जो मिलकर रचनाएं करते थे, इसी कारण इन्हें मिश्र बंधु कहा गया। तो इतनी बात क्लियर हो गई। फिर अब हम चलते हैं आधुनिक काल की ओर। तो आधुनिक काल, फिर अब हम हेडिंग डालेंगे आधुनिक काल, आधुनिक काल। तो ये जो आधुनिक काल है इसकी समय सीमा सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। समयावधि या समय सीमा, समयावधि या समय सीमा कुछ भी कह सकते हैं। तो समयावधि इसकी है 1843 ईस्वी से 1843 ईस्वी से आज तक, या कह सकते हैं अब तक, आज तक या अब तक। फिर ये इसकी समय सीमा हो गई 1843 ईस्वी से आज तक। फिर इसके अन्य नाम गद्य काल, नवीन विकास का काल और पुनर्जागरण काल। तो हम इसके अन्य नाम देख लेते हैं। तो अन्य नाम गद्य काल, नवीन विकास का काल,
गद्य काल, नवीन विकास का काल और पुनर्जागरण काल। तो क्या होगा? पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल। फिर इसका युगों में विभाजन, इसको किन किन युगों में विभाजित किया गया है, आधुनिक काल को किन किन युगों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। तो हम पहले हेडिंग डालेंगे क्या कि युगों में विभाजन, युगों में विभाजन। तो इसका विभाजन भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग और नई कविता का युग, इन 6 भागों में इसे विभाजित किया गया है। तो चलो देख लेते हैं। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, प्रयोगवाद युग या प्रयोगवादी युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग और नई कविता का युग। तो क्या आता है? नई कविता का युग। तो ये हमारे 6 जो युग हैं इनका होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। तो आधुनिक काल के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा? समय अवधि 1843 ईस्वी से आज तक या अब तक, अन्य नाम गद्य काल, नवीन विकास का काल और पुनर्जागरण काल, फिर युगों में विभाजन, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग और नई कविता का युग। और भारतेंदु युग को हम नव जागरण काल भी कह सकते हैं, तो हम इसी में लिख सकते हैं, लिख देते हैं भारतेंदु युग को नव जागरण काल। भारतेंदु युग को नव जागरण काल भी कहा जाता है। ये बोर्ड परीक्षा में कभी कभी लिख कर आ सकता है, एमसीक्यू में आपसे पूछ देगा कि नव जागरण काल, तो आप भ्रम में पड़ जाओगे कि ये नव जागरण युग काल ये हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतेंदु युग को ही नव जागरण काल भी कहा जाता है। तो ये थे हमारे गद्य और पद्य साहित्य का इतिहास। इसको आपको बार बार रिवाइज करना है और अच्छे से समझ लेना है और कॉपी पे नोट कर लेना है कि आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएं और आपके बोर्ड परीक्षा में नंबर भी बच जाएं। तो ठीक है, फिर आज इस प्यारे से टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत सभी बच्चों को, धन्यवाद।